परमिंदर बहुत खुश थी क्योंकि जल्दी उसके सारे सपने सच होने वाले थे। वो 4 साल से दलबीर से बहुत प्यार करती थी और फाइनली लाख नुकुर करने के बाद दोनों के घर वाले अब शादी के लिए मान गए थे। एक दिन परमिंदर अपनी माँ सुलेखा से बोलती है। माँ, मैं सोच रही हूँ कि अब शादी नजदीक है तो हम किसी कजन को बुला लेते हैं। आप तो जानती है ना कि मेरी कोई बहन नहीं है। अगर कोई आएगी तो मेरी शादी की शॉपिंग में हेल्प भी हो जाएगी। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बुलाएं किसको? माँ, धनो दीदी को बुला लेते हैं ना पंजाब से, उनको भी थोड़ा चेंज मिलेगा। अरे तू जानती है ना वो बचपन में कैसी थी, उसे बुलाया तो आफत आ जाएगी। माँ, तब दीदी 8 साल की थी, अब तो पूरे 25 साल की है। आप भी क्या बचपन वाली बातें लेकर बैठ गई हो। देख, तुझे उसे बुलाना है तो बुला ले, पर मैं बस ये कहूंगी कि कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। परमिंदर सुलेखा की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी कजन धन्नो को कॉल करके उससे कहती है। दी, कैसी हो आप? ना कॉल करती हो ना मैसेज करती हो। याद नहीं आती है क्या आपको अपनी छोटी बहन की? कैसे बात कर दी यार, याद आती है और बहुत आती है। ये बता कैसे कॉल किया? मैंने सुना है शादी करने वाली है। कैसी चल रही है तेरी शादी की शॉपिंग? ये बता लड़का कौन है, कैसा है, शादी में बुलाएगी तो ना? अरे दीदी, एक साथ कितने सवाल करोगी? आपको बुलाने के लिए ही तो कॉल किया है। मतलब मैं तेरी बात समझी नहीं। मतलब गया तेल लेने। बस आप आ जाओ, हम दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे। तू बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। धन्नो कुछ दिन बाद अपना सामान लेकर पंजाब से परमिंदर के घर आ जाती है, जिसके बाद कजिन मिलकर शादी की सारी शॉपिंग करती हैं। कभी वो किसी दूसरी दुकान से लिपस्टिक लेती तो किसी दूसरी दुकान से चूड़ियां। इसी के साथ साथ धन्नो परमिंदर को मेकअप का सामान 50% ऑफ पर दिलवाती है। धीरे धीरे परमिंदर धन्नो के साथ अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है और इसी के साथ साथ धन्नो परमिंदर को सस्ते दामों पर सारा सामान भी दिलवा देती है। एक दिन परमिंदर सुलेखा से कहती है। देखा माँ, बेकार में आपने धन्नो दीदी को क्या क्या समझ लिया। देखा आपने, उन्होंने मेरी शादी की सारी शॉपिंग करवा दी और तो और मुझे मस्त डिस्काउंट भी दिलवाया। हाँ, चल अपनी माँ को मत सिखा। मैं अब भी यही कहूंगी कि अपनी आँख और कान खुले रखना। इतना कहकर सुलेखा चली जाती है, लेकिन परमिंदर को धन्नो पर अंधा विश्वास था। शादी के एक हफ्ते पहले परमिंदर के मन में ख्याल आता है और वह एक रात अपनी शादी की शॉपिंग का सारा मेकअप चेक करती है, जिसके बाद उसे देखकर वो बोलती है। हाय राम रे, ये क्या हो गया? उसकी आवाज सुनकर सुलेखा भागी भागी आती है और कहती है। ये क्या, इसमें से तो कुछ मेकअप तो गायब है, किसने गायब किया ये? जिसके बाद सुलेखा परमिंदर को ताना मारते हुए फिर से कहती है। देखा, मैंने तुझे बोला था ना ये लड़की चोर है। इससे पहले भी ये लड़की तेरे सारे कपड़े लेकर गांव भाग गई थी और अब देख वो रोज चुपकर तेरा मेकअप यूज कर रही है, वो भी शादी का। माँ, एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? अगर नहीं बताएगी ना तो ज्यादा बुरा मानूंगी। माँ, मैंने अपनी शादी के सारे गहने उनके कमरे में रखवाए हुए हैं क्योंकि मुझे लगा उनके पास सेफ रहेंगे। हाय राम रे, ये लड़की भी ना। तो तुझे अब मुझसे ज्यादा उस धन्नो पर यकीन है। अगर वो तेरे कपड़ों की तरह गहने लेकर भी भाग जाती तो? माँ, आप मदद करिए, अब मैं क्या करूँ ये बताइए। करना क्या है, उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और भगा देते हैं उसे। नहीं माँ, उन्हें बुरा लगेगा। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब उसने ना किया हो। एक तरीका है, चल हम उसके कमरे में चलते हैं और अलमारी में गहने चेक करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुलेखा और परमिंदर दोनों धन्नो के कमरे में जाते हैं और धन्नो की अलमारी चेक करते हैं। सुलेखा का शक सही निकलता है, अलमारी में कोई गहने नहीं होते। जिसके बाद सुलेखा वही धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? सुलेखा के रोने के शोर से धन्नो जाग जाती है और दोनों से पूछती है। क्या हुआ, आप इस वक्त मेरे कमरे में और आप दोनों इतना रो क्यों रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा कि हम रो क्यों रही हैं और तूने क्या किया है। अरे मामी, जब तक बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? वो क्या बताएंगी, मैं बताती हूँ। रोए नहीं तो क्या करे दीदी, आपने मेरी शादी के गहने चुराकर पंजाब भेज दिए, जैसे 8 साल की उम्र में मेरे कपड़े चुराए थे। मैंने तो पहले ही तुझे बताया था ये लड़की सही नहीं है, तूने ही मेरी बात नहीं मानी।
अरे 8 साल से चोरी की आदत है इसको, ऐसे कैसे छोड़ देगी? आप लोग मेरी बात तो सुनो। परमिंदर, तुम्हारे गहने सुलेखा मामी के कमरे में सेफ हैं। मुझे लगा कि कोई गहने चुरा ना ले, इसलिए मैंने उन्हें मामी के सेफ में रख दिया। इतना कहकर धन्नो परमिंदर और सुलेखा को लेकर सुलेखा के रूम में जाती है और गहने दिखाकर कहती है, ये देखो परमिंदर, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के सारे गहने। लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। परमिंदर रोते हुए धन्नो के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है, दी मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी शादी से पहले कहीं मत जाओ। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मैंने ही इसके दिमाग में शक का कीड़ा भरा था। अगर आप दोनों को दिल से अपनी गलती का पछतावा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, ये बात इसके दिल में मैंने ही डाली थी कि तुझे चोरी की आदत है। ये तो सब कुछ भूल गई थी, मुझे माफ कर दे। पर दीदी, आपने मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप क्यों यूज किया, जबकि आप जानती थी कि वो मुझे लेकर ससुराल जाना है। अरे बाबा, मैंने तेरा कुछ यूज नहीं किया। वो सब बचपन की बातें थी, जब मैं चीजें चुराती थी और इस्तेमाल किया करती थी। फिर मेरा सारा मेकअप कहाँ गया जो आपने मुझे 50% ऑफ पर दिलवाया था? जिसके कई देर सोचने के बाद तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और धन्नो बोलती है, हम परमिंदर के कमरे की निगरानी करेंगे। जो भी चोरी कर रहा है दोबारा चोरी करने जरूर आएगा, जिसके बाद हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ दीदी, प्लान तो बहुत अच्छा है। मैं तो उस चोर की ना चटनी बना दूंगी। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए जिसने मेरा मेकअप का सामान चुराया है, फिर तो उसे मैं सबक सिखाऊंगी कि चोरी करना किसे कहते हैं। जिसके बाद वो तीनों परमिंदर के कमरे पर निगरानी करने लगते हैं ताकि पता चल सके कि मेकअप आखिर जा कर रहा है। तीनों रात को परमिंदर के कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं कोई मेकअप चुराने आता है और ना ही कोई इसका इस्तेमाल करने। इसके बाद परमिंदर की आंख लग जाती है और धन्नो सुलेखा जगे हुए होते हैं। और आखिर सोते भी तो कैसे, उन्हें चोर का पता भी तो लगाना था। जिसके बाद अचानक तभी परमिंदर नींद में चलते हुए गाना गाती है, मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप, मेरी शादी की शॉपिंग की सैंडल, मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप। इतना कहकर वो नींद में थोड़ा मेकअप और सामान उठाती है और उसे ले जाकर किसी बैग में छुपा देती है। अब धन्नो और सुलेखा वहां जाकर देखते हैं तो सारा गायब हुआ शादी की शॉपिंग का सामान वहीं पर मिल जाता है। जिसके बाद वो सारी बातें परमिंदर को सुबह बताते हैं और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा, तो ये सब मैं करती थी और हम लोग हैं कि पता नहीं क्या क्या सोचे बैठे थे। कार्तिक देर रात अपने ऑफिस में काम करके अगली सुबह घर आता है और अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी रानी उसके लिए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे देखकर वो उसके कपड़ों की ठीक से जांच करती है और तो और उसे अजीब तरह से सूंघने लगती है। ये देखकर उसका पति कार्तिक कहता है, जानवरों वाली हरकत क्यों कर रही हो? कभी यहाँ सूंघ रही हो, कभी वहाँ सूंघ रही हो, ये सब क्या है? चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो और मुझे सब सही से चेक करने दो। पूरी रात तुम ऑफिस में रुके हो या कहीं और? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है। एक पति जो पूरी रात ऑफिस में काम करके देर रात को घर आता है और उसकी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी बीबी को तो जासूसी करनी है। यार, किसी लड़की के साथ नहीं था मैं, हद होती है सोचने की भी। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में कितनी सारी लड़कियां हैं, क्या पता किससे तुम्हारा चक्कर चल रहा हो। यार अब बस करो यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। पूरी रात सही से सोया भी नहीं हूँ और तो और मैं बहुत थक भी गया हूँ। क्या कहा? सोए नहीं, थक गई और आंखें भी लाल है और तुम्हारे अंदर से सेंट की खुशबू आ रही है। ये सेंट तो लड़कियां लगाती है और मेरा सेंट ये है नहीं। फिर ये किस लड़की का सेंट है? कौन थी तुम्हारे साथ रात में? हे भगवान, उठा ले। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस जिंदगी से और अपनी जासूस पत्नी से। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, उठा ले भगवान। भगवान के पास बाद में जाना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं। हाँ, ऑफिस में एक अकेला मैं ही नहीं था, और भी लोग थे और सब बैठ के साथ में काम कर रहे थे। तो मेरे साथ भी 2 लड़कियां बैठ के काम कर रही थी। ये उन्हीं की परफ्यूम की खुशबू है, समझी तुम? अच्छा, तो तुम इसलिए ओवर टाइम करते हो ऑफिस में?
ताकि उन लड़कियों के साथ बैठकर बातें मार सको और नाम हो जाता है कि काम करने के लिए ऑफिस गए हो। हे भगवान, इस औरत को समझाना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर अब कार्तिक वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और रानी अपने पति पर शक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रानी अपने घर की खिड़की पर खड़ी अपने हाथों को दूरबीन बनाकर देखती है और ये करते हुए उसे कार्तिक देख लेता है। अरे ये सब क्या है? तुम दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रही हो? अरे अपने पति की जासूसी करती हो, वो कम था क्या? अब जो दूसरों के घर में घुस रही हो, ये सब गलत बात होती है। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम तो पूरा दिन घर से बाहर रहते हो और घर में मैं ही रहती हूँ, तो आसपास वालों की मुझे सब खबर रहती है। कौन क्या खिचड़ी बना रहा है, किसके बारे में। मन तो करता है ना तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं, लेकिन मजबूर हूँ, ऐसा भी कर नहीं सकता। हाँ, मुझे मार कर मेरी सोतन को यहाँ लाना चाहते हो ना, सब पता है मुझे। मेरा अफेयर किसी के साथ नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अगर सच में होता तब तो तुम पक्का मेरी जान ले लेती। अरे तुम अभी अपना मुंह बंद करो, मैं कुछ जरूरी चीजें देख रही हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जरा मैं भी तो देखूं, मेरी जासूस पत्नी किसकी जासूसी कर रही है। इतना कहकर अब कार्तिक भी रानी के साथ देखता है, जहाँ सामने वाले घर में रानी अपने हाथों की दूरबीन बनाकर देख रही थी। वहाँ रहने वाली एक लड़की के घर से एक आदमी गुस्से में जा रहा था और वो लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन लड़का रुकता ही नहीं और लड़की वहीं बैठकर रो रही होती है। ये सब देखकर कार्तिक रानी से कहता है, ये क्या देख रही हो तुम? अरे किसी की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? आपको कुछ नहीं पता, ये एक बहुत गंभीर मामला है। ये जो आदमी है वो उसके घर रोज आता है, लेकिन हर रोज वो दोनों बहुत खुश रहते थे। पर आज ऐसा हुआ जो ये लड़का इससे दूर जा रहा है और ये लड़की ऐसे रो रही है। कुछ तो जरूर है बात। ये उन दोनों के बीच की बात है, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? क्यों उनके घर में जासूसी कर रही हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या जो यहाँ बैठकर मेरी तरह जासूसी कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। आप मुझे अपना मेरा काम करने दो। तुम भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हो। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता तुम्हें। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रानी के घर के सामने रहने वाली लड़की अपने बीएफ से पैचअप कर लेती है, लेकिन कुछ दिन सब ठीक चलने के बाद एक रात जब रानी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो फिर से एक बार अपने घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ सामने रहने वाली उस लड़की के घर में देखने लगती है। उसके घर की लाइट ऑन थी और उसके घर में वह हाथों की दूरबीन बनाकर ताकने लगती है, जहाँ उसे दो लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। सामने वाले ने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में वो आदमी उस लड़की के पेट में चाकू गोदकर उसकी जान ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रानी घबरा जाती है और कार्तिक से कहती है, कार्तिक उठो, कार्तिक जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है, जल्दी से उठो। क्या है, अब रात को भी चैन से सो नहीं सकता क्या मैं? सोने दो ना मुझे। अरे जल्दी उठो, उस लड़की को किसी ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए। कार्तिक, क्या सच में? रानी, तुमने कहीं कोई सपना तो नहीं देखा है ना? कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। उस लड़की को किसी ने चाकू मारकर उसकी जान ले ली है। कार्तिक भी अपनी खिड़की से उस घर में देखता है तो वहाँ खून से लथपथ उस लड़की की लाश पड़ी थी और ये देखकर कार्तिक उससे कहता है, ये सब तुमने क्या देख लिया है? मुझे समझ नहीं आते जासूसी का कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे। पहले तो दूसरों के घर में ताका झाकी करती थी और आज तुमने मर्डर देख लिया। अब हम क्या करें? अगर खूनी को पता चल गया कि तुमने ये सब देखा है तो कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस कातिल को मैं जरूर ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें खूनी की जासूसी करोगी? अरे तुमने क्या उसका चेहरा देखा था कि वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, मुझे पता है कि इस लड़की को किसने मारा होगा और मैं उसे पकड़वा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह सभी को उस लड़की के मर्डर के बारे में पता चलता है और पुलिस भी उस खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। रानी पुलिस के जाने के बाद जब उस घर में जाती है जहां खून हुआ था, तो देखती है कि उस घर में सब बिखरा हुआ था।
और ये सब देखकर रानी कहती है, ये सब जरूर उस आदमी ने किया होगा जो इससे मिलने के लिए रोज आया करता था। अब मुझे ही इसका पर्दाफाश करना होगा। इतना कहकर वह घर में यहाँ वहाँ सब ढूंढने लगती है। तभी उसे उस लड़की की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें किसी का नाम लिखा था और वहाँ कुछ तस्वीरें भी मौजूद थीं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रानी की एक दोस्त की थी। और उस रुमाल और फोटो को लेकर वो तस्वीर वाले आदमी जिसका नाम था कमलेश के पास जाती है और उससे कहती है, ये सब क्या है? कमलेश, तुम उस लड़की को जानते हो? कुछ दिन पहले ही जिसका मर्डर हुआ है। नहीं, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तुम किसकी बात कर रही हो रानी? अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये तुम्हारी फोटोज उसके पास कहाँ से आई? बताओ, तुमने ही मारा है ना उसे? अच्छा, तो अब तुम मेरी सच्चाई जान गई हो। तो अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अब कमलेश अपने पास से एक चाकू निकालता है और रानी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका पति कार्तिक पुलिस के साथ आ जाता है और पुलिस कमलेश को अपनी हिरासत में ले लेती है। तभी कार्तिक कहता है, अरे वाह, मेरी जासूस पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अपनी ये जासूसी कर करके ना सबका दिमाग खाया करती थी, लेकिन आज इसकी जासूसी ने एक खूनी को पकड़ लिया। प्राची, रुचि, सुरभि, दिव्या और हेमा पांचों सगी बहनों की किस्मत से एक ही घर में शादी हो जाती है। पांचों सगी बहनों की सास मालती दिल की बहुत ही साफ होती है। वो अपनी पांचों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। तुम पांचों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो। अरे मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों। कभी भी किसी चीज के लिए पूछना हो तो सोचना मत, सीधा मेरे पास चले आना, ठीक है ना? जी माँ जी। मालती की बात सुनकर पांचों बहुओं को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पांचों अपने अपने कमरे में चली जाती है। पांचों बहू समझदार होती है। वो आपस में मिलजुल कर काम करती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई साफ कर रही होती है, तभी उससे गलती से कांच का ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ टूटने की आवाज आई? सब ठीक तो है ना? वो माँ जी, मुझसे गलती से ये गिलास टूट गया। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? थोड़ा देख कर तो काम किया कर। ये गिलास तो नहीं टूटता ना अभी। अब देख, तेरी गलती की वजह से क्या हो गया। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा था तो करने क्यों आई थी? नुकसान कर दिया ना। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं तो काम ही कर रही थी ना, और अचानक से हाथ से फिसल कर टूट गया। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रही हो। बहू, यहाँ गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन अगर यही तू ध्यान से काम करती तो ये टूटता क्या? नहीं ना। अब तो तू अपनी गलती भी नहीं मान रही है। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी चारों बहनें आती हैं। अरे सुरभि, तू रो क्यों रही है? माँ जी बता रही थी कि तुझसे कोई गिलास टूट गया। तेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान काम पे ही था। अब गलती तो हर किसी से हो सकती है ना, लेकिन माँ जी ने मुझे बिना बात के ही इतना ज्यादा सुना दिया। अब मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। वही तो, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी हम पर कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ती हैं। इतना तो हमें हमारी माँ ने भी कभी नहीं सुनाया, लेकिन हमारी सास तो सर पर खड़ी रहती है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारी सास है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें सही करेगी। और इतनी सी बात पर रोना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लगा कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो तू रो रही है। उस समय सुरभि की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद रुचि और दिव्या दोनों बाजार से सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन जानकी मिलती है। तुम दोनों तो मालती की बहुएं हो ना? जी, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तुम लोगों के घर में इतने दिनों से आई ही नहीं हूँ, तो तुम लोगों को पता कैसे चलता कि मैं कौन हूँ? अरे मैं तुम लोगों के पड़ोस में ही रहती हूँ। जानकी नाम है मेरा। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो तुम सब। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों की सौतेली विधवा सास को इतना प्यार करने वाली बहुएं मिली है। अब उसके घर में भी काफी रौनक रहती होगी। क्या सौतेली विधवा सास? आपका मतलब ये है कि हमारी पतियों की सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है?
तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बताया तो होगा ही ना तुम्हें मालती ने कि वो तुम्हारी सौतेली विधवा सास है। खैर कोई बात नहीं, वो बताना भूल गई होगी, मैंने ही बता दिया अब तो। जानकी की बात सुनकर रुचि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिव्या की एक बात नहीं सुनती और उसके साथ तुरंत घर चली जाती है और सबको बुलाने लगती है। कुछ देर बाद सब आते हैं। माँ जी आपको शर्म नहीं आ रही है? सौतेली सास हो और हमें ये बात बताई तक नहीं, बल्कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव भी करती रही आप इतने दिनों से। क्या सौतेली सास? हाँ सौतेली सास, ये कोई हमारी सगी सास नहीं है, तभी तो हमें बस सुनाने के मौके देखती रहती है। मुझे तो पहले से ही शक होता था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तभी तो ये बिना बात के हमें सुनाती ही रहती हैं। और अब देखो कैसे शांत खड़ी हैं। अब बोलो ना, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? अरे सच जो भी हो, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना। और एक बार माँ जी को अपनी बात तो बोलने दो ना, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम सब हो बोलने लग गई। अब बोलने को क्या ही बचा है? हमें तो बाहर वालों से पता चला है, जिसे हम माजी माजी कर रहे थे वो तो हमारी सगी सास ही नहीं है, बल्कि सौतेली सास है, जो सौतेला होने का बदला भी ले रही है। तुम गलत समझ रही हो। मैं सौतेली विधवा सास जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम पांचों को अपनी सौतेली बहुएं नहीं माना, बल्कि मैं तो तुम पांचों को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये झूठा नाटक तो मत ही करो। अब हमें आपकी सच्चाई पता चल गई है, आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही है, लेकिन सच तो पता चल गया ना कि सौतेली सास का। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया, अब कोई इनसे बात नहीं करेगा। पांचों बहुएं वहाँ से चली जाती है और मालती वहाँ पर रोती रहती है। मालती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जिन बहुओं को इतना प्यार करती हैं, उसकी उन्हीं बहुओं ने अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मालती की काफी तबीयत खराब होती है और वो जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी पांचों बहुएं साथ में बैठी होती है। मेरे लिए खिचड़ी बना दो, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, कल रात से कुछ खाया नहीं जा रहा है मुझसे। माँ जी आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो बनाने? कुछ भी नहीं बनाना है इनके लिए, ये बस नाटक कर रही है। पहले भी तो सौतेली सास का सच छुपाया था, अब भी पक्का झूठ बोल रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो सच में बीमार हैं? सच में बीमार होती ना तो खुद से चलकर अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ पाती, लेकिन ये तो मस्त यहाँ वहाँ घूम रही हैं। जाओ खुद अपने लिए बना लो, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या जरा भी? ये हमारी सौतेली सास हो या सगी सास हो, लेकिन ये बात तो वही है ना कि आखिर ये हमारी सास है और तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी और को कुछ करने से मना भी मत करो, और ना ही माँ जी को अब कोई ताना मारेगा। प्राची और दिव्या ही थे जो अपनी सास को गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन बाकी सब अपनी सास को सुनाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मालती कपड़े धो रही होती है, तभी उसका बड़ा बेटा अक्षय काम से आता है। अक्षय के आते ही सब उसे मिलने आ जाते हैं और मालती भी झाग वाले हाथों के साथ आ जाती है। माँ आपके हाथों में झाग क्यों है? आप क्या कोई काम कर रही थी? हाँ आप काम ही ऐसे करती हैं, तो इनका काम भी हम ही थोड़ी ना करेंगे, कपड़े ही खुद धो लेंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? ये तुम्हारी सास है, याद रखना। अरे बेटा तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये सब तो सास बहू में लगा ही रहता है, अब इतनी इतनी सी बात को लेकर गुस्सा थोड़ी होते हैं। छोड़, तू ये बता कि तेरे भाई कैसे हैं और कहाँ हैं? वो कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए बस मैं ही आ पाया हूँ और मुझे कल जाना भी है। हाँ जेठ जी सही है, अपनी इस सौतेली माँ को भी साथ ही ले जाओ, कहीं कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ देना। तुम्हें ये किसने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ है? बताना क्या है, हरकतों में ही पता चल जाता है। अच्छा तो तुम्हें मेरी माँ की हरकतों में उनका प्यार नहीं दिखाई दे रहा? अरे इन्होंने पापा के जाने के बाद विधवा सौतेली होकर हम पांचों भाइयों को इतने अच्छे से पाला है ना कि हमारी सगी माँ होती तो वो भी हमें ऐसी नहीं पाल पाती। हमें कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, समाज से लड़ती रही, लेकिन हम पांचों को पाला। लेकिन ये तो क्या, हम 5 भाई तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने हमारी शादी करवाई, हमें मनाया शादी के लिए,
तुम लोग हमारी माँ को और तुम लोग हमारी माँ को सता रही हो। तुम पांचों को शर्म आनी चाहिए। जैसी हरकत है ना तुम्हारी, तुम बहू कहलाने के लायक भी नहीं हो। माँ ने तुम पांचों के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुम पांचों तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। अक्षय की बात सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत माफी भी मांगते हैं। उसके बाद पांचों बहुएं अपनी सास को कोई भी कमी होने नहीं देती और उनकी बहुत सेवा भी करती हैं। शकुंतला देर रात करीब 2 बजे उठकर किचन में पानी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि हॉल में कोई बैठा हुआ है, वो भी सफेद चादर ओढ़े। ये क्या अजीब बला है? कहीं ये भूत तो नहीं? नहीं, ये तो हिल रहा है। और अगर भूत भी होता तो वो मेरे सामने होता, ऐसे छुपकर थोड़ी बैठा होता। जरूर ये कोई चोर है जो डराने के लिए सफेद चादर ओढ़े हुए है। ये सोचने के बाद ही शकुंतला फूलदान उठा लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन शकुंतला जैसे ही उसे फूलदान मारती, वो उससे पहले ही उठकर खड़ा हो जाता है और इधर शकुंतला सोफे से सीधे नीचे गिर जाती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही थी? और ये फूलदान, मतलब आप मुझे मारने आई थी? अपनी बेटी को मारने आई थी आप? अरे तो पहले मुझे उठा। कितनी बुरी गिरी हूँ मैं। राम रे राम, इस उम्र में चोर को पकड़ने के चक्कर में अपनी कमर न तोड़वा लूं मैं। अब बताओ, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? माँ, मैं आपकी कोमल हूँ, आपने ये सही नहीं किया। चुप कर। इतने बजे रात को यहाँ सफेद चादर ओढ़े बैठी है। मुझे लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया। अरे माँ, बीना, वो मुझे चाइनीज नूडल्स की भूख लगी थी और फिर क्या, मैंने उठकर बनाया और खा भी लिया। राम राम, डायन की तरह 12 बजे के बाद खाने उठती है। मेरे घर में तो इस लड़की की वजह से दरिद्रता आई हुई है, जो एक काम ढंग का नहीं होता घर में। हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं ही तो सारी फसाद की जड़ हूँ। जब देखो आप मुझे ही सुनाती रहती हो। कभी कभी भाभी को भी सुना दिया करो। वो तेरी तरह जिस दिन उल्टे काम करने लगेगी, उस दिन उसे भी सुनाऊंगी ही। कोमल को चाइनीज नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जिस वजह से वो रात दिन नहीं देखती। जब भी उसे भूख लगती, वो चाइनीज नूडल बनाकर खा लेती। अब अगली सुबह शकुंतला का उठना बैठना हराम हो गया था। इधर सुहानी जब अपनी सास को उठा नहीं देखती, तो वो अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप उठी नहीं, चाय नहीं देने आई तो मुझे लगा ना जाने माँ जी को क्या ही हो गया है। बहू, कमर में दर्द है, लगता है कमर में गिरने से मोच आ गई है। और हो भी क्यों ना भाभी, जब कोई दूसरों का बुरा चाहेगा तो उसके साथ भी तो ऐसा ही होगा। इसलिए कहते हैं जैसे को तैसा। देख रही है ना बहू, कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। कल को जिस घर में जाएगी, उस घर में अपनी सास से ऐसे जुबान लड़ाएगी। बददिमाग लड़की। लेकिन हुआ क्या, मुझे कोई बताएगा? लड़ना झगड़ना छोड़कर। अरे बहू, क्या बताऊं, ये रात में सफेद चादर में नूडल्स खा रही थी। ओ मॉम, नूडल्स क्या होता है? नूडल्स। हाँ, वही। उसी के चक्कर में मैंने इसे चोर समझकर फूलदान से मारने की कोशिश की, लेकिन तभी ये उठ गई। अगर ये तब नहीं उठी होती तो शायद यही दुनिया से उठ जाती। सुन लिया ना भाभी, ये क्या करने जा रही थी मेरे साथ, लेकिन खुद गिर गई और इनकी कमर में चोट आ गई। अरे माँ जी, आप भी जब जानती हैं कि इनकी आदत है, इन्हें जब भी भूख लगती है नूडल्स लेकर बैठ जाती हैं। अभी भी देखो। अब सुहानी ये सब जानने के बाद किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ननद जी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अच्छा वाला माँ जी काम कर लिया करती थी, यहाँ तक कि बेड पर चाय तक दे देती थी। लेकिन अब वो ना जाने कब ठीक होंगी, जो मुझे अब बिस्तर पर चाय नसीब होगी। और ये महारानी एक काम भी नहीं करती खाने के सिवा। सुहानी ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी कोमल का आना होता है और वो किचन में आते ही अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरी एक दोस्त आई है मेरे साथ पढ़ने, तो क्या आप मेरे और उसके लिए नूडल्स बना देंगी? देखो ननद जी, घर का बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे अभी एक सब खाने खिलाने को मत ही कहना। ठीक है, मत बनाओ। हेलो भैया, आपने सुन लिया ना, आपके ना रहने पर भाभी मुझसे कैसे बातें करती हैं? अरे कोमल, मैं तो मजाक कर रही थी। कितने पैकेट बनाने हैं आपके चाइनीज नूडल्स? आ गए भाभी आप लाइन पर। वैसे सच बोलूं तो मैं भी मजाक ही कर रही थी, किसी का फोन नहीं आया था। अब सुहानी नूडल बनाने लगती है। तभी सुहानी के मन में आता है, बस बहुत हुआ, अब तो मैं ननद जी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। लेकिन कैसे? आइडिया, अब आएगा मजा। अब सुहानी अपने खुराफाती दिमाग से नूडल को स्पाइसी तो बनाती है, लेकिन खाने वाले पर क्या बीतने वाली थी
ये तो खाने के बाद ही पता चलने वाला था। ननद जी, ये लीजिए आपकी चाइनीज नूडल्स, बहुत अच्छे से बनाई है, एकदम स्पाइसी। लगता है मजाक को ज्यादा ही सीरियस ले लिया आपने। सीरियस तो तब होंगी ना जब आप उसे खाएंगी। अरे भाभी, अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप क्या हमारे नूडल्स खाने वाली हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि आपको कैसी लगी, कहीं जोर से तो नहीं लगी। क्या जोरों की लगी? अरे जाओ भाभी, हम आपको बता देंगे कि कैसे बनी चाइनीज नूडल्स। अब जैसे ही कोमल नूडल्स खाने लगती है, वैसे ही सुहानी का पति और कोमल का बड़ा भाई अमन उस नूडल को कोमल के हाथों से छीन कर खाने लगता है। भाई देखो ना, मेरी दोस्त आई है, उसके लिए भाभी ने कितनी मिन्नतों पर ये नूडल्स बनाया और अब आप इसे खा गए। यार, इसकी खुशबू से तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। रुक, तेरे लिए दूसरी बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, अब हमें नहीं खानी, हम बाहर कहीं और खा लेंगे नूडल्स। अरे बहुत अच्छी बात है, जाओ और खाओ बाहर जाकर। अब इधर अमन नूडल खाने के बाद ही अपनी पत्नी सुहानी को किचन में बर्तन देने जाता है। आप यहाँ इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 1 बज रहे हैं। आज तुमने सुबह खाना ही नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं आकर खा लूं। बस देती हूँ आपको खाना, बस आप फ्रेश हो जाओ। अरे मैंने तो कोमल की नूडल्स खा ली। क्या नूडल्स बनाई थी यार, खाकर मजा ही आ गया। क्या आपने कोमल के नूडल्स खा लिए? आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुमने नूडल्स में जहर तो नहीं मिला दिया, ताकि पति ऑफिस से आएगा, खाएगा और मर ही जाएगा। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसे क्यों करूँगी? इतना बोलने के बाद ही अमन का पेट खराब हो जाता है और वो बार बार टॉयलेट में आता जाता नजर आता है। अब ये देखकर कोमल भी अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। क्या हालत की है आपने भैया की। वो तो अच्छा हुआ मैं रोती रही और भैया मेरे नूडल्स खाते रहे। ये सब तो अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी भोली भाभी, मैंने खुद देखा है किचन में जुलाब की गोली। आप ये बात माँ जी को मत बताना। अब आप जब भी कहेंगी ना, तब मैं आपको नूडल्स बना के दे दूंगी। सुहानी ने सोचा क्या था और क्या हो गया। अब अगले ही रोज सुहानी और कोमल एक शादी में जाते हैं, जहाँ खाना शुरू होने के बाद सबसे पहले तो कोमल चाउमीन खाती है। अरे भाभी, चाइनीज नूडल्स की बात ही कुछ और है, इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं खानी ये। ननद जी क्या कर रही हैं आप? अब तो आपके साथ मेरी भी बदनामी तय हो गई है। भाभी वो मोटा सा आदमी हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अब तो हम गए, एक तो हम झूठ बोलकर यहाँ आए हैं, ऊपर से ये प्लेट आपने नीचे फेंका। मेरा मुंह देखना बंद करो भाभी और कुछ सोचो कि क्या करें। उल्टे पाँव निकल लेते हैं, वरना फ्री के खाने के चक्कर में बहुत मार पड़ेगी। भाभी अब भी जान हलक में अटकी हुई है। और खाओ चाइनीज नूडल, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, इस चक्कर में ना जाने कितनी बार हम किसी अनजान की शादी में घुसे हैं। अब कोमल और सुहानी जैसे तैसे घर पहुँचते हैं और कभी भी किसी भी शादी में जाने की भूल नहीं करते। और बेचारी कोमल उस दिन के बाद नूडल को खाना बंद कर देती है, क्योंकि ना रहेगी बास और ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह से कोमल की चाइनीज नूडल खाने वाली ननद का नूडल्स खाना छूट जाता है और वो कान पकड़ लेती है कि अब से कोई भी तगड़मबाजी नहीं करेगी।